जबरदस्त। ये तो चेहरा ही नया लग रहा है भाई। तू था क्या पहले? तुम लोग भी थे पक्का? मूवी में भी नहीं दिख रहे थे मेरे को। मूवी देखने आया था क्या तू? नहीं, सिर्फ पढ़ाई करने आता है ऐसे। शरीफ बच्चा है। चलो, अरे बैठ जा रहे, क्या हो गया? लेट जा थोड़ा। ऐसा, अरे 2 घंटा नहीं है, उन्होंने टाइम डाला, मेरे को समझा नहीं। पहले उन्होंने मेरे को 9 बजे का बोला, फिर बोला कि 8 बजे का भी सेशन अवेलेबल है। अच्छा, बाकी है? पढ़ाओ क्या? ओसीएम भी पढ़ा दूं क्या? अरे मजाक कर रहा भाई। चलो। ऐसा मत लिया कर रहे, बहुत दिल तोड़ के जाएंगे तेरा लोग। हर किसी की हर बात दिल पे नहीं लेने का। चलो, सो दोस्तों, कंपनीज एक्ट हम लोगों ने पढ़ा था। कितने लोग थे जब ये पढ़ाया जा रहा था? थे क्या? और भाई मतलब याद है सब, है ना? एक लेक्चर किया। क्यों? अच्छा, बट वो भी क्यों किया? माहौल देखने आता है क्लास में। तो पहला वाला कौन सा है? रैंडम की फर्स्ट लेक्चर? फर्स्ट वाला। तो भाई तुम्हारे लिए तो थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है आज का दिन, बाकी लोगों के लिए तो भी ठीक है। बिकॉज आज ना वो मेरे को एक्चुअली बहुत 11th के स्टूडेंट्स जो थे वो मैसेज कर रहे लिखते नहीं आ रहे हैं। मैंने उनको क्वेश्चन आंसर्स दिए थे ना, होमवर्क याद है क्या एंड में, तो सॉल्व करते नहीं आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि एक बार राइटिंग का आपको अभी बताता हूँ, बिकॉज लॉ का राइटिंग आपको कोई सिखाया नहीं होगा। अभी आप जो लिख रहे हो आप 11th 12th के रेंज में लिखते हो, तो वहाँ कैसा होता है, वहाँ पे अपनी भावनाएं व्यक्त करनी पड़ती है 11th 12th में। वहाँ पे आपकी भावना कितनी बड़ी है उसके हिसाब से आपको मार्क्स मिलता है, बराबर ना? ऐसा बहुत ज़्यादा लिखा तो बहुत ज़्यादा मार्क्स। इंस्टीट्यूट बोलते हैं भावनाएं मत बताओ, हमें प्रोविजन से काम है। सो मैं आपको कुछ क्वेश्चन आज दिखाऊंगा जिसमें लिटरली आप 4 लाइन लिख के 4 मार्क्स लेके आ रहे हो, और वही 4 मार्क का क्वेश्चन ऐसा भी है जिसमें 1.5 पेज लिखना पड़ रहा है। दोनों एक ही इंस्टीट्यूट के एक ही पेपर के बाद, एक ही पेपर नहीं, सेम अटेम्प्ट नहीं है, मल्टी अलग अलग अटेम्प्ट के क्वेश्चन है। सो राइटिंग इज द टफेस्ट पार्ट, कि अपने को समझता नहीं कितना लिखना है। सो आज हम राइटिंग पे फोकस करेंगे। पहले मैं रिवीजन करवाऊंगा, फिर अपन राइटिंग पे जाएंगे। एक बार मैं आपकी बुक ओपन कर लेता हूँ। आपके पास बुक भी नहीं होगा ना? वो पेज लाया था कि जो है? अरे जबरदस्त, ये अच्छा काम किया आपने। है उधर ऑफिस में है, अगर चाहिए तो। नहीं, इसको लेके जाना पड़ेगा, लॉक है ना ऑफिस। नहीं, तुम दोनों के पास नहीं है क्या? कार्तिक, इनको एक दे देना यार वो प्रिंट आउट। अभी कार्तिक को ही पता होना चाहिए किधर है, नहीं तो थोड़ा इधर आ जाना। इधर कितने, इस टेबल पे कितने हैं? आओ ना थोड़ा सा, शेयरिंग इज केयरिंग। और दोस्त कैसे हो? ये दोनों भी नए लग रहे मेरे को, है ना? बहुत गलत दिन पे आ रहे तुम। कैसे करेंगे भाई, कैसे करेंगे? ठीक है बेटा। तो सीए फाउंडेशन के बारे में आप लोगों को क्या क्या इंफॉर्मेशन है मेरे को बताना। तो एक बार, कितने सब्जेक्ट्स होते हैं सीए फाउंडेशन में? क्या बात करें? पक्का? कौन सा? पहला, सेकंड, क्यूए सेकंड है क्या? हाँ, लॉ, फिर थर्ड क्यूए, एंड देन इकोनॉमिक्स। तुम लोग को अच्छी बात यह है कि अकाउंट्स, क्यूए और इकोनॉमिक्स तुम्हारा 11th 12th और सीए फाउंडेशन का मर्ज करता है। सिर्फ यही नखरे नए हैं, ये लॉ के नखरे नए हैं। तो तुमको बताता हूँ सीए फाउंडेशन लॉ के बारे में, ठीक है? 2 घंटे नहीं सड़ाऊंगा तुम लोग को, टेंशन मत लो, लेकिन थोड़ा सा तो लिखना सीखना है आज। बुक लाए, पेन वेन? बात जबरदस्त। कितने मार्क का पेपर रहता है भाई? ऑब्जेक्टिव कितने हैं? 5, 10, 20, 30, 40। एक काम करो, तुम कल तक पोल खेल लो। अबे 0 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव है, 0 नहीं तो बोलने का ना 0 है करके। मजे की बात ये है, हम लोग जब कर रहे थे ना सीए, हम लोग के टाइम पे पूरा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव था। ऐसे गोले गोले बनाओ और आगे बढ़ जाओ। और अभी क्या बोलते हैं लोग, नहीं पूरा डिटेल लिखो, तुम अपनी भावनाएं व्यक्त करो, कहानियां बताओ अपनी लाइफ की। और मजे की बात यह है, कोई माहौल ही देखने आएगा। मजे की बात यह है कि सीए इंटर में क्या किया इन्होंने, 30% के ऑब्जेक्टिव्स डाले हुए हैं।
सेम सब्जेक्ट का, लॉ की बात कर रहा हूं मैं, और 70% डिस्क्रिप्टिव है। सो रीजन क्या है, उनको रियलाइज हुआ है कि लॉ लिखना डिफिकल्ट है, एंड आप लोग सीए बनेंगे, सीए बनने के बाद क्या करेंगे, ऑडिट, ऑडिट कर, ऑडिट पता है क्या होता है ऑडिट? हाँ, शर्माओ मत रहे थोड़ा, वो लास्ट, भाई तू बता ऑडिट क्या होता है एकदम लास्ट। हाँ हाँ, कुछ सुना है, कुछ कभी सुना है ऑडिट? तो क्या होता है ऑडिट में, कुछ तो सोचना है, ऐसा क्या इतना टेंशन वाले सवाल। मैडम आपको आता है ऑडिट? मैडम सर्वे एंड इंस्पेक्शन, एकदम तुमको ऐसा मार्क्स नहीं देने वाला मैं, तुम हिंदी में मेरे को बोले तो भी मैं सुन लेता है, ऐसा मैं बुरा नहीं मानता। मेरा लॉजिक ये बोलता है ऑडिट का मतलब होता है चेक करना, बराबर। अगर भाई अकाउंट्स आप पढ़ रहे हो, आप लोग अकाउंटिंग एंट्री मार रहे हो, आपका पेपर जो बंदा चेक कर रहा है वो ऑडिट तो कर रहा है कि आपने सही से किया है कि नहीं किया। ये ऑडिट जब पूरा कंप्लीट हो जाता है आपका, पूरा पूरा आप कर लेते हो चेकिंग, उसके बाद आप क्या करते होंगे मेरे को बताओगे? ऑडिट करने के बाद आप लोग का आंसर पेपर चेक होता है तो आपको मिलते हैं बाद में मार्क्स। क्या आप ऑडिट करने के बाद एक रिपोर्ट देने वाले हो आगे वाले व्यक्ति को? उसको क्या बोलते हैं? ऑडिट रिपोर्ट। आप लोगों ने अगर देखा होगा कंपनीज के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में क्या होता है? हाँ, बैलेंस ऑफ, मतलब कि बैलेंस ऑफ व्हाट अकाउंट्स, ओके। उससे पता क्या चलता है आपको? मतलब एकदम लेमैन बातें कर रहे हैं अपन। देखो मेरे को ना वो वैसे वाले आंसर नहीं चाहिए कि सर मेरे को डेफिनेशन पता होगा तो मैं बोलूंगा, मेरे को तुम लोग की आवाज सुनने की है, ऐसे मेरे को मजा आता है तुम लोग की आवाज है। कुछ भी बोलो, हिंदी मराठी भी चलेगा अपने को। बैलेंस शीट से आपको क्या पता चलता? स्टेटमेंट्स कैसे, बेसिकली असेट्स कितनी है, लाइबिलिटी कितनी है, कैपिटल क्या क्या है। आपको तो कैपिटल के टाइप्स भी पता होंगे शायद ओसीएम के अंदर, है ना? टाइप्स ऑफ कैपिटल वगैरह बताया क्या? हम लोग भी बताएंगे अभी, मतलब सिलेबस में। और एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी होता है, उसमें क्या रहता है? बेसिक चीजें पूछ रहा हूं मैं, एकदम ऐसे बहुत हार्डकोर चीजें नहीं पूछ रहा मैं। बट लाइक हाउ डू यू कैलकुलेट प्रॉफिट? मेजरली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में प्रॉफिट और लॉस नहीं है, मेजर है उनके इनकम और एक्सपेंडिचर्स, बिकॉज उसके हिसाब से तुम्हारा प्रॉफिट या तो लॉस निकल रहा है, राइट? तो उससे मुझे पता चलता है कि आप क्या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, किधर से आपने पैसा कमाया। अभी मैं इतनी चीजें चेक करूं आपकी, मैं आपका अकाउंटिंग चेक करूं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, सुना है क्या सेट कभी? तो ये पढ़ना है और बनाना भी है आपको। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट चेक करो, और ये सब करने के बाद मेरा ऑडिट कंप्लीट होगा, तो उसके बाद मैं आपको क्या देने वाला हूं? ऑडिट रिपोर्ट। आपको पता है ऑडिट रिपोर्ट किसको लिखनी पड़ती है? आपको लिखनी पड़ेगी, आप सबको। क्या बीकॉम जैसा लिखोगे कि एक दिन मैं आया था कंपनी में, चल छैया छैया एक गाना एक पैरा डाल दिया फिर उसके बाद बोला, फिर मैंने बैलेंस शीट देखी और बैलेंस शीट देख के मुझे बड़ा प्यार आया। चलेगा क्या? पीपल आर गोइंग टू इन्वेस्ट देयर हार्ड एंड मनी बेस्ड अपॉन यू। कल फ्यूचर में, आज से कुछ सालों बाद, आप में से जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, सब बनेंगे क्या? बहुत मुश्किल है भैया। अगर तुम लोग ऐसे सोच के बैठे हो कि ऐसे बैठे बैठे हो जाएगा, तो नहीं होगा। अगर इतना आसान होता, है ना, तो आज हमारे पास 4.5 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नहीं होते। कितने होते? 20-25 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़, थोड़ा तो होता ना भाई। 145 करोड़ में थोड़ा ज्यादा ही कम हो गया ये। सो आप लोग लिटरली यू आर गोइंग टू साइन रिपोर्ट्स जिसके ऊपर बेस्ड करके एक 60 साल का आदमी जो रिटायर हुआ, जिसने 60 साल मेहनत किया और जो पैसा कमाया ना, पूरे जो फंड मिलते हैं ना, आपको पता है एंड में रिटायरमेंट के बाद वो इन्वेस्ट करने वाला है आपके स्टेटमेंट पे भरोसा करके। तो इंस्टीट्यूट को पता है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ राइटिंग अ स्टेटमेंट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नोइंग अ लॉ एंड राइटिंग अ लॉ। और आपको रियलाइज होगा लॉ पता रखना बहुत आसान है। इतना डिफिकल्ट है क्या? फॉर एग्जाम्पल अभी रेड सिग्नल पे रुकना रहता है, ये सबको मालूम होगा। इधर रुकना रहता ना, मैं रुकता हूं, मतलब इसलिए पूछ रहा हूं, रुकना रहता ना नॉर्मली। क्या होता है अगर नहीं रुके तो? हाँ, अगर देखो सर क्या है, अगर पुलिस पकड़ती है तो कुछ होएगा, नहीं तो नहीं होएगा। व्हाट इफ कैमरे में आ गए आप, तो तब हो सकता है ना नोटिस वोटिस आती है। तो बेसिकली आपको पता है कि लॉ क्या है, बट अगर मैं आपको बोलूं कि ये पूरा सिनेरियो आप मेरे को लिख के बताओ, व्हाट इज द प्रोसेस। अब आपने बोला कि रेड सिग्नल था, मैं चला गया। अब उसमें बहुत सारी चीजें हो सकता है मैं जेब्रा क्रॉसिंग तक आ गया और उसको टच कर दिया,
हो सकता है मैं जेब्रा क्रॉसिंग टच नहीं किया, हो सकता है मैं टच क्या क्रॉस करके आगे निकल गया, हो सकता है चौक के बीच में जाके रुक गया, हो सकता है जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस करके मैंने किसी को उड़ा दिया, ऐसा भी हो सकता है। क्या सबके लिए लॉ सेम होना चाहिए? तो हर सिनेरियो आपको लॉ में लिखना पड़ेगा और उसके लिए एक अलग से प्रोविजन बनाना पड़ेगा। एंड दैट इज हाउ कंपनीज एक्ट भी जब बन रहा था ना, तो उन्होंने हर प्रोविजन, हर एक सिचुएशन के लिए प्रोविजन बनाई है। ऐसे एक दो करते 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 470 तक पहुंच गए लोग। कितने? आपको पता ना, मैंने बताया था देयर आर 470 सेक्शंस। अब आप लोग के लाइफ में जब ये सब्जेक्ट आया ना, तो थोड़ा सा वो 12th के साथ मिल के आया। वो आई एम नॉट गोइंग टू डू इट अगेन, वो बहुत गंदा एक्सपीरियंस हुआ मेरा को भी पर्सनली, बिकॉज जितने बेसिक से आपको लॉ जाना चाहिए था उतने बेसिक से नहीं जा पाया, जितने स्लोली जाना चाहिए था नहीं जा पाया। बट वी आर गोइंग टू अमेंड दैट, बिकॉज अब जब स्टार्ट होगा ना, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ अ वेरी बेसिक एंड फनी चैप्टर। तो वहां से आपको ना ये जो बेसिक लॉ से स्टार्ट करना रहता है ना, वहां से हम स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों को मैं आज 100 मार्क्स है और आपको मैंने इसका जस्टिफिकेशन दिया वाई 100 मार्क्स में से 100% इज डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव मतलब भाई लिखना है तुमको अपनी भावनाएं। एंड प्लीज इसको ना वो 11th 12th और बीकॉम टाइप मत लिख देना, उनको गुस्सा आता है, उनको थोड़ा सा चिढ़ते हो लोग। कितना टाइम मिलता है एग्जाम में? 3 घंटा या थोड़ा ज्यादा, उससे थोड़ा सा ज्यादा मिलता है, थोड़ा ज्यादा मिलता है। कितना ज्यादा मिलता है? 15 मिनट। कोई तो बोला भाई ये स्मार्ट बच्चे हैं क्लास में, लेकिन ऐसा मतलब दिखाते नहीं है। 15 मिनट आपको ज्यादा मिल रहा है। डरो बता, एग्जाम टाइम 15 मिनट नहीं है। 15 मिनट में आपको एक, वो बोलते हैं कि तू थोड़ा हार्ट अटैक ले ले थोड़ा सा। हाँ, तू क्या कर, एक बार क्वेश्चन पेपर पढ़ के ना ऊपर वाले को याद कर ले कि ये भी गई ऐसा, और उसके बाद बैठ के ना 3 घंटा तेरे को लिखने का है। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? लॉ किया। मैं यहां पर मैथ्स और इकोनॉमिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, वो 2 घंटे के क्लास एग्जाम्स है, ठीक है। तो रिस्पेक्टिव एजुकेटर्स आपको बताएंगे। अब ये राइटिंग टाइम है। आपको पता है ये 15 मिनट में क्या करना है? नहीं पता है, हम बताएंगे। अभी नहीं, अभी आपको बताऊंगा तो आप अगले 15 मिनट में भूल जाओगे कि उस 15 मिनट में क्या करना है, तो टेंशन नहीं है, वो बाद में बताएंगे। लेकिन इस टाइम में बेसिकली स्टूडेंट डिसाइड करता है व्हाट इज द सीक्वेंस, कैसे क्या होगा मैं डिटेल बताऊंगा आपको। यहां पर आप एक सीक्वेंस डिसाइड करते हो और यहां पर उस सीक्वेंस के हिसाब से आप लिखना स्टार्ट करते हो। मुझे आप बता सकते हो कि व्हाट इज टाइम अवेलेबल पर मार्क, व्हाट इज द मिनट्स अवेलेबल पर मार्क इन एग्जाम? कैलसी लगेगा तुमको 1.8। किसी को नहीं समझा कैसे आया तो बताओ। ऐसे ना तुम ऐसे बहुत ज्यादा, मतलब मेरे को ऐसा बुरा लग रहा है, ठंडी है, तुम लोग उठ के आए, मैं भी नहा के आया है ना, तो मुझे भी दुख है इस बात का। लेकिन अगर तुम दुख बनाते बैठोगे तो मजा नहीं आएगा। मजा चाहिए ना, थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा। 180 कैसे कैलकुलेट किया भाई? हाँ, 60 × 3 180 डिवाइड बाय 100 मार्क्स। पेपर 100 मार्क्स का होगा क्या? पेपर नहीं, पेपर में एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी होता है। क्वेश्चन पेपर नहीं देखा तुमने? वो भी दिखाएंगे, है ना आपके पास, हम दिखाएंगे। तो उसमें ना प्रॉपर एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन होता है जो आपको छोड़ना रहता है। इसलिए हम यहाँ पे सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता रहना चाहिए कौन सा क्वेश्चन छोड़ देना है, और वो कैसे कैसे निकालते हैं वो भी हम बताएंगे कि कैसे फिगर आउट करना है, और बहुत कॉमन सेंस है। तो आपने मेरे को बोला टाइम पर मिनट 1.8 राइट? मैं इसको कंसिडर करता हूं 1.5। वाई 1.5? 1.5 मतलब 1 मिनट 30 सेकेंड है, मतलब 0.5 है, बट आप समझ लेना 1 मिनट 30 सेकेंड्स। सो बेसिकली मैंने कुछ पेपर्स चेक किए अपने लाइफ में, एंड कुछ कॉमन मिस्टेक्स फाइंड आउट करिए। जैसे छोटी सी मिस्टेक, क्वेश्चन नंबर गलत लिख दिया, तो कितने मार्क्स मिलते हैं आपको? अच्छा, पूरा आंसर परफेक्ट है, एकदम ऐसा लगता है वाह 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 वाह, और फिर क्वेश्चन नंबर देख के ओ, जेन्युइनली मजाक नहीं कर रहा, मैंने देखा है। अच्छा, ये भी देखा है, क्वेश्चन नंबर 1 और आंसर लिखना चालू किया, वो आंसर ए है, बी है, सी है, नहीं डाला, कितने मार्क्स मिलता है?
0। इंस्ट्रक्शन है पेपर चेकर को कि अगर आपको ऐसा मिल रहा है 0 कर दो। सो आई रियलाइज्ड कि 2 चीजें चाहिए। कुछ बच्चे पेपर में बीच में हम लोग आपको बताएंगे कैसे जगह छोड़नी होती है पेपर के बीच में फॉर एनी क्वेश्चंस दैट यू आर नॉट एबल टू राइट, उसको कट करना पड़ता है एंड में। अगर आप लोगों ने बहुत ज्यादा लिख दिए बीकॉम टाइप तो सप्लीमेंट भी लग सकती है आपको, उसको टाई करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीजों के लिए वक्त लगता है। एंड इंस्टीट्यूट ऐसा पेपर पूछती ना कि वो पेपर पढ़ने में 15 मिनट जो जाते हैं ना उसमें भी पेपर खत्म नहीं होता। यानी जो फर्स्ट 15 मिनट है जो रीडिंग टाइम है उसमें भी पेपर खत्म नहीं होता, बंदा उसके बाद भी पढ़ता रहता है कि अरे और हाथ से बाकी है अभी, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 तक ही आया अभी हम लोग, और 2 हाथ से होना बाकी है। सो ये सब टाइम निकालना, लास्ट में चेक करना, फिर अंडरलाइनिंग के लिए टाइम रखना, तो वो सब के लिए मैंने पॉइंट 30 मतलब 30 सेकेंड्स मैंने छोड़ के रखे। तो मैं 1.5 मिनट पर मार्क आपको बताता हूं। अब क्वेश्चन ना अलग अलग आ सकते हैं, 1 मार्क का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, 6 मार्क का भी हो सकता है, 7 मार्क का भी हो सकता है। तो यूजुअली हमने जो पेपर में देखा है, मैं आपको बता रहा हूं, 2 मार्क के जो क्वेश्चन होते हैं, 4 मार्क के क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, कुछ क्वेश्चन 7 और 5 मार्क्स के भी होते हैं ज्यादा। बट अभी तक जितने साल से मैं पढ़ा रहा हूं मैंने हर मार्क का क्वेश्चन देख लिया एग्जाम में। सो किसी पर्टिकुलर मार्क को लेकर स्ट्रैटेजी बना नहीं सकते, तो मैंने एक कॉमन स्ट्रैटेजी बनाई, जितने भी मार्क्स है उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, अभी निकाला ना आपने, आजा बेटा दोस्त, 1.5 से 1.5 से, अबे गंदा, अरे भाई ये लॉ से सबको डर क्यों है, क्या समझ में नहीं आ रहा मेरे को। बताओ बेटा 7 मार्क का क्वेश्चन है, कितने मिनट में कंप्लीट होना चाहिए, कैलसी लगेगा इसके लिए, इतना नहीं आता अपने को, हाँ 10.5। तो ये 10.5 में रीडिंग टाइम है, राइटिंग टाइम है, दोनों है, दोनों है। यानी क्वेश्चन पढ़ के उसका आंसर लिख के कंप्लीट करने के लिए आपके पास उतने मिनट्स है, और आप इसको ओवर स्टेप नहीं कर सकते। तो सीए में देयर इज अनदर प्रॉब्लम कि बच्चे इमोशनल हो जाते हैं क्वेश्चन को लेके कि इसको मैं दिखाता ही अब कि मेरा नॉलेज कितना है। फिर लोग क्या करते हैं, अपना खुद का लॉ बनाना चालू करते थे एग्जाम में कि जब मैं ऐसा था, छोटा बच्चा तब मैंने पढ़ा था, ऐसा है। वो इधर करेंगे ना, अगर इधर डूब गए अपन, इधर ईगो पे नहीं चलना है अपने को। आ रहा ठीक है, नहीं आ रहा मैं तेरे को बाद में देखता हूं, अकेले में मिल। अकेले में कब मिलोगे उससे, पेपर होने के बाद। आपका पेपर हो गया, मान लो 15 मिनट बचे, उसको बुलाने का बाहर, अब बता, अब मैं तेरे को ज्ञान देता हूं, और जितना आप लेफ्ट राइट फेंक सकते हो फेंक देना, क्योंकि यू हैव नथिंग टू लूज। सर व्हाट विल हैपन अगर मैं पहले ही फेंकना शुरू कर दूं, अगला क्वेश्चन जो आपको आता था, जो आप लिख सकते थे, वो आप लिख पाओगे क्या, फिर लिख पाओगे? तो फिर मतलब ऐसा है कि हाथ के मार्क्स छोड़ दिए, ईगो में आ गए किसी और को धोने के चक्कर में, वो अल्टीमेटली आपको धोके चला गया। सर क्वेश्चंस कितने टाइप्स के होते हैं? एक होता है बेटा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस। व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी? क्या ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है? इसका आंसर क्या होगा? According to section 2 clause 20 of the Companies Act 2013, a company means a company incorporated under this act or under any previous company law. 1 मार्क या 2 मार्क whatever, ऐसा क्वेश्चन आएगा कि एग्जाम में? नहीं, इतना छपरी नहीं आएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, बट ऐसा आ सकता है कि डिफाइन एसोसिएट कंपनी, थोड़ा थोड़ा तो पूछेंगे ना भाई, वो सीए करा रहे ना, तो वो 11th 12th के लिए इधर, सीए के लिए उधर, तो आएंगे, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन रहेंगे, बट थोड़ा डिफिकल्ट कंसेप्ट पे रहेंगे, इतने छपरी कंसेप्ट पे नहीं रहेंगे। एक आपने बचपन से देखा है डिफरेंस बिटवीन, देखा है किसी ने, याद है किसी को? अब इधर कहां पे आ सकता है भाई? पार्टनरशिप और एलएलपी का डिफरेंस बता दो, एलएलपी और कंपनी का डिफरेंस बता दो, है ना, कंपनी और पार्टनरशिप का डिफरेंस बता दो, ऐसा कुछ तो भी वो पूछ सकते हैं। और ये मैंने सिर्फ अभी आपको जो बेसिक पता, ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस हैं हमारे सिलेबस के अंदर जो वो पूछ सकते हैं ना। डिफरेंसेस में हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर? यूजुअली 2, इधर 3 है, सब कुछ अलग है अपने पास। 3 कौन से? देयर इज ऑलवेज अ बेसिस ऑफ ओपिनियन कॉलम, और उसके बाद जो भी आप डिफरेंस देखना चाहते हो जिन 2 कंसेप्ट के बीच में, वो व्हाट डू यू मीन बेसिस ऑफ ओपिनियन, कि ये जो पॉइंट आपने इधर लिखा है ना, इसको समराइज कर दो इधर,
फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे कंपनी, मेरे को बताओ प्राइवेट कंपनी बनाने में मिनिमम कितने लोग लगते हैं? हाँ वापस, प्राइवेट कंपनी बनाने में मिनिमम कितने लोग लगते हैं? 2 पक्का? पब्लिक कंपनी के लिए 7। कॉन्फिडेंस थोड़ा कम लग रहा है मेरे को क्लास में। प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए मिनिमम 2 लोग लगते हैं। क्या एक अकेला इंसान भी कंपनी बना सकता है? वो लेकिन टाइप ऑफ कंपनी अलग है। कौन सी है? 1 पर्सन कंपनी। अब आपको यहां पे लिखना था कि यहां पर कंपनी बनाने में 2 लोग लगते हैं मिनिमम प्राइवेट कंपनी के लिए, और एलएलपी बनाने के लिए कितने लोग लगते हैं? 2। मान लो आप पार्टनरशिप का ले लो, पार्टनरशिप के लिए भी 2 लोग तो लगेंगे मिनिमम। मैं अकेला खुद से पार्टनरशिप कर सकता क्या? क्या आदर्श कल से सुबह जल्दी उठना? वो नहीं होता। वो देखा था मैंने 31 को, नहीं हुआ वो सब। तो मैं खुद से तो पार्टनरशिप नहीं कर सकता, तो 2 लोग लगेंगे। अब मैं इसको समराइज कैसे करूं? मैं बेसिस ऑफ ओपिनियन में क्या लिख सकता हूं? हाँ मैम, जोर से बोलिए वही चीज। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, ये मैं डाल सकता हूं। अब आप बोलोगे सर इधर मैं लिख ही रहा हूं तो इधर क्यों करना है? ये पेपर चेकर के लिए, क्योंकि उसको आलस है। उसको जितना पैसा मिल रहा है ना वो उतना ही चेक करेगा, बराबर ना? उसको ये देख के तुमको मार्क्स देने गए, तो इधर बेसिस डालो, उधर अंडरलाइन करो, और वो आपको मार्क्स देगा। हर डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन किधर भी आए, सीए फाउंडेशन की बात कर रहा हूं मैं, लॉ में कोई भी क्वेश्चन आए, आप कितने कॉलम बनाएंगे? 3। अब चलते हैं आगे, और ये है नाइटमेयर। दिस इज कॉल्ड केस बेस्ड क्वेश्चन, या इसको आप एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी बोल सकते हो। अब एक क्यों, अब इसमें ये लोग आपको कहानी बताते हैं, स्टोरी। रमेश था, उसकी एक बीवी थी, एक रियल क्वेश्चन है, उसका नाम था लाली। उसका बर्थडे था, तो उसने अपने पति को इमोशनल करा कि मेरा बर्थडे है तो मेरे को क्या देगा? बोलता है 50,000 रुपए टू बाय ज्वेलरी। और बीवी ने कहा अगर तू मुझसे प्यार करता है, ये मैं एग्जाम क्वेश्चन बोल रहा हूं, मजाक में मत लेना, अगर तू मुझसे प्यार करता है तो लिख के दे, प्रूफ चाहिए मेरे को। तो उसने लिख के दिया। बोलती है अगर तू मुझसे प्यार करता है तो उसको रजिस्टर कर बाय लॉ, स्टैम्प चाहिए मेरे को इसके ऊपर। उसने रजिस्टर कराया, और बाद में इंतजार हुआ किस चीज का? बर्थडे आने का। बर्थडे आया, पति एज यूजुअल भूल गया ये सब करके, बिजी आदमी। और पत्नी ने बोला कि मेरे को 50,000 रुपए तूने वादा किया था, ये मेरा बर्थडे है, अभी दे दे चुपचाप। क्या बोला पति ने? मेरे अकाउंट में 40 रुपए है, नहीं है पैसा। पत्नी ने क्या किया? केस कर दिया। बोले सर गौर से देखिए इस इंसान को, इसकी भोली शक्ल पे मत जाइए, ये देखिए ये है रिटर्न एग्रीमेंट साइंड बाय हिम, स्टैम्प्ड, और आपका भी स्टैंप है। वो जज बोला आप मेरा स्टैंप मतलब? अरे बोले गवर्नमेंट का भी स्टैंप है, रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड। अभी आप भी इसको मना नहीं कर सकते, मेरे को इस इंसान से 50,000 रुपए चाहिए। क्या बोला जज ने? बहन जी घर जाइए। अब उसका रीजन आपको बताऊंगा जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे। बट ये सच में आप एग्जाम में बैठे हो और ये सब बता रहे हैं आपको वो लोग, रमेश और लाली के झगड़े बता रहे हैं आपको। और एक क्वेश्चन तो ऐसा आया, बोले क्या है उसका नाम मैं भूल गया यार, वो बंदी का नाम अच्छा था, वो चावल खरीदने गई, तो मैं क्या करूं, मैं सीए कर रहा इधर। बोले उसको बिरयानी बनानी है, तो बनाए मैं क्या करूं। वो बिरयानी के लिए राइस लेने गई, तो उसने दुकान में बोला मेरे को कौन सा राइस चाहिए? बासमती राइस चाहिए। बोले तू कर ले, आज तू पूरा बता दे। बोलते वो बिरयानी के जो राइस आए ना, वो थोड़े थोड़े लंबे आए, थोड़े थोड़े छोटे आए। अरे मतलब जूता मारने का मन कर रहा है अभी तेरे को। मैं सीए करने आया, एग्जाम देना, ये पेपर में क्वेश्चन है और मैं बिरयानी के राइस गिन रहा यहां पे। तो फिर उसको बताना पड़ा कि क्या होता है, प्रोविजन क्या बोलती है, क्या वो राइस वापस कर सकती है, क्या उसको डैमेज मिल सकता है, या वो कुछ नहीं कर सकती, उसने चेक किए थे कि नहीं चेक किए थे, सैंपल देखा था कि नहीं किया। ये सारी चीजें हैं हमारे सिलेबस में। एज यू कैन अंडरस्टैंड, जितनी मजा आ रही ना इन क्वेश्चंस को अभी सुनने में, उतना ही दर्द और तकलीफ होती है एग्जाम में समझने में। क्या समझने में? क्या प्रॉब्लम आएगी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में आपके हिसाब से? आप अपने आप को मिसेस लाली की जगह पर रखो और देखो क्या समस्या आ रही। सर मुझे ये नहीं समझ रहा, इसको कौन सा लॉ लगाऊं, मेरा तो पूरा ध्यान बिरयानी में है। एक क्वेश्चन आया था भाई, टेबल फैन लेने गया बोले और एग्जॉस्ट फैन बेच दिया।
मतलब मैं क्या करूं? और ये सच में बच्चा एग्जाम में सोचता है कि इस पूरे प्रोसेस में मैं क्या करूं। उसको बताना पड़ता है कि ये वाला सेल ऑफ गुड साइड का सेक्शन लगेगा, और क्या एग्जॉस्ट फैन वापस हो सकता है, क्या पैसे वापस लिए जा सकते हैं, अगर उसने पैसे वापस नहीं दिए तो। ऐसा होता है ना कि हम गुड सेल कर दिए, आगे वाला आपका फोन ब्लॉक कर देता है। ऐसे दोस्त नहीं करते क्या आपका? उधार लेके ब्लॉक नहीं किया आपको अभी तक? आओ, अगले साल तक आएगा कुछ ना कोई अच्छा दोस्त है आपका, बेस्ट फ्रेंड, अगले साल तक वो आपको बोले भाई सुनना, अर्जेंट काम है, ये नंबर पे गूगल पे कर दे। आप पे कर दोगे, फिर उसी नंबर से आपको ब्लॉक कर देगा। ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि ये भी आपके सिलेबस में है। सो ऑल दीज केस बेस्ड क्वेश्चंस, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस कैन अगेन बी ऑफ टू टाइप। एक केस लॉज बेस्ड। केस लॉज पता है आपको? हमने एक दिनशा मानी जी पतित वाला पढ़ा है, करेक्ट? क्या क्या था उसने? शांडे ने सारी इन्वेस्टमेंट अलग अलग कंपनी में बांट दी, डिविडेंड वो कंपनीज को गया और खुद लोन बोल के ले रहा था, डुबा रहा था। ऐसे हरामखोर लोग मिलते हैं हमको। इनको पकड़ने। सर इसको मैं केस लॉस बेस्ड क्यों बोल रहा हूं? आपको पता चलेगा जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना, क्वेश्चन में जो फैक्ट्स रहेंगे, मतलब जो केस स्टोरी जो रहेगी ना, इट विल एग्जैक्टली मैच विद द केस लॉ, कि अरे ये तो वही है जो दिनशा मानी जी पतित ने किया है, एग्जैक्टली सेम, वर्ड बाय वर्ड। फॉर एग्जाम्पल एक वो था आपका वर्कमैन एसोसिएटेड था ना, वर्कमैन एम्प्लॉयड एट एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री। तो आपको पता चलेगा कि इसने पहले बोनस प्रॉपर बताएंगे, कंपनी ने बोनस बोला था, प्रॉफिट उस पर बेस था, सब पूरी स्टोरी बताएंगे, और उसके बाद लास्ट में क्या बोल देंगे, अब आप बताओ इसमें कैसे सोल्यूशन लाए। सो जब भी केस लॉस बेस्ड क्वेश्चन आए, ऑलवेज रेफर केस लॉ। सर क्या मुझे इस केस लॉ की कहानी वहां पे बतानी पड़ेगी, दिनशा मानी जी पतित ने भी यही किया था? इन सम केसेस इट माइट बी रिक्वायर्ड, बट मैक्सिमम केसेस में आपको कहानी बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या करना है, केस का रेफरेंस देना है। सेक्शन नंबर्स के बारे में आप लोग के दिमाग में कभी आया कि क्या सर हमें सेक्शन नंबर रटने पड़ेंगे? क्या लगता है रटने पड़ेंगे? वैसे अगर आप AIR का प्लान कर रहे हो तो मैं रिकमेंड करूंगा लर्न करो, उसका रीजन भी बताऊंगा, पेपर चेकर का है हमारे पास रीजन है। लेकिन अगर आपका ऐसा है कि सर बस मतलब भगवान से यही उम्मीद है, हाँ बस नैया पार हो जाए, आगे आके हम देखेंगे, सो आई कैन से दैट इट इज ऑप्शनल। मतलब मैं थोड़ा सा ऐसा नेगेटिव साउंड करता हूं, बट आई एम वेरी प्रैक्टिकल एट दिस। क्या सेक्शन नंबर याद करना मैंडेटरी है? तो आंसर इज नो। अगर आप सेक्शन नंबर नहीं लिख रहे तो आपके कोई मार्क्स नहीं काटे जाएंगे। अगर आप लिख रहे हो तो आपको एडिशनल मार्क्स मिलेंगे क्या? वेल डायरेक्टली ICAI नहीं बोलता, डायरेक्टली ICAI बोलता है कि हम एक सेक्शन नंबर के मार्क्स नहीं देते। लेकिन मैंने काफी पेपर चेक किए, मेरे को पता है पेपर चेकर का एटीट्यूड क्या होता है। अब आप खुद सोचो, आप सबके पास मैंने अगर 100 पेपर चेक करने दिए, 100 पेपर में से सिर्फ 4 पेपर है, 5 पेपर है जिसमें हर आंसर में सेक्शन नंबर लिखा है, क्या आप उनको ज्यादा मार्क्स नहीं दोगे? बिकॉज आपको यूनिकनेस दिख रहा है ना उसके, इसमें ज्यादा डिटेल में चीजें दिख रही है जो बाकी लोग के नहीं दिख रही। सो ये ह्यूमन टेंडेंसी है, और उस टेंडेंसी की वजह से यू कैन गेट मोर मार्क्स। बट ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि सेक्शन नंबर लिखोगे तो मोर मार्क्स मिलेगा। बट व्हाट अबाउट केस लॉस? केस लॉस लिखना मैंडेटरी है भाई, मैंडेटरी। मतलब अगर आप नहीं लिखोगे, देयर इज अ हाई चांस दैट दे विल डिडक्ट मार्क्स। वो बोल रहे हैं मैं तेरे को पूरी कहानी बता रहा हूं, पूरा स्टोरी बता रहा हूं क्या हुआ, उसका पूरा केस लॉ तेरे सिलेबस में है, देन व्हाई आर यू नॉट रेफरिंग? आपको सिर्फ नाम लिखने का है। सर उसके आगे वो ईयर वियर लिखा रहता है, वो लिखना है क्या? इधर जरूरत नहीं है, सिर्फ वो लोगों का नाम पकड़ के आप लिख दो, ठीक है? तो केस लॉज आपको रेफर करने हैं। और दूसरे जो होते हैं ना, वो मैंने रमेश और लाली वाले कहे, ये केस लॉज बेस्ड नहीं होते, ये जनरल होते हैं। यहां पर आपको केस लॉ का रेफर करने की जरूरत नहीं है अनलेस इट इज हिंटिंग टुवर्ड्स अ केस। जैसे मिसेस लाली का जो केस मैंने आपको बताया, और आपको पढ़ाते वक्त में एक और केस आता है बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर, वो पढ़ाता हूं मैं, उसमें कुछ कुछ चीजें हैं जो लाली से मिलती जुलती है ये केस से, तो वहां पे उसका रेफरेंस आप दे सकते हो। तो इसमें आप लिखना समटाइम्स इट माइट बी रिक्वायर्ड, बट मैक्सिमम टाइम पे रिक्वायर्ड नहीं रहता। अभी मैंने आपको जो कंपनीज एक्ट पढ़ाया वो कुछ इस तरह का दिखता है आपके सामने। मैं सिर्फ एक सेक्शन रिवाइज करा रहा हूं,
और उसी सेक्शन पे क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है? पूरा रिवीजन करेंगे नहीं, मैं आपको ज्यादा देर नहीं करूँ। आपका कितना टाइम? आपके पास 10 बजे तक का टाइम है, बट 10 बजे तक नहीं सड़ाऊंगा मैं आपको। इसके बाद कोई क्लास है आपका? बट टेस्ट है। किसका टेस्ट है आपका? अकाउंट्स का। कितने बजे एग्जैक्ट? 10:15 का है ना? 8 से 10 तो क्लास है, तो 10 बजे का तो नहीं रहेगा, आगे का ही रहेगा। तो बट मैं उसके थोड़ा पहले आपको छोड़ देता हूं ताकि आप थोड़ा रिवीजन कर सको। एक कंसेप्ट अच्छा वाला रिवाइज करते हैं और उस पर एक अच्छा क्वेश्चन भी हम आपको देते हैं। कॉर्पोरेट विल में से एक कंसेप्ट उठाते हैं, ठीक है? कॉर्पोरेट विल याद है सबको? क्या था कॉर्पोरेट विल? जिन लोगों ने क्लास किया उनको शायद याद रहेगा। क्या होता है कॉर्पोरेट विल में? हाँ, पर्दा है। वो विल समझ गया, पर्दा है। हाँ, पर्दे के पीछे क्या है वो नहीं दिखता हमको। जैसे हमें कंपनी दिखती है, कंपनी के पीछे कौन है दिखता है क्या? नहीं दिखता। कॉर्पोरेट विल थियरी सेपरेट लीगल एंटिटी ही है। बोल रहे कि अगर कंपनी के असेट मेरी नहीं है तो कंपनी की लाइबिलिटी भी मेरी नहीं रहेगी। तो बेसिकली अगर कंपनी लॉस में चली जाए, लाखों करोड़ों का नुकसान क्यों ना हो जाए, मेरे से आप रिकवर कर पाओगे क्या? नहीं। मेरी लाइबिलिटी, मेरी जो मैक्सिमम वही है, नो पर्सनल लाइबिलिटी। अब कॉर्पोरेट विल के 5 एक्सेप्शंस देखे थे, एक बार देखो, याद आ रहा है क्या? ट्रेडिंग विथ एनिमी, इसमें केस था डेमलर वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी का। क्या हुआ था उसमें? रबर, हाँ, टायर्स का ऑर्डर प्लेस किया था, पर जब पेमेंट की बारी आई तो उन्होंने क्या बोला? ये हमारे देश के दुश्मन है। कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी हमारे देश के दुश्मन है। क्यों? क्योंकि उनको जो कंट्रोल कर रहे हैं वो लोग कौन है? जर्मन है। और हमारा इंग्लैंड और जर्मनी का वॉर चल रहा है, जैसे अभी यूएसए और वेनेजुला का चल रहा है। देखा क्या आपने? मजा आ रहा ना? बहुत जल्दी ये मजा इंडिया तक भी पहुंच सकता है भाई। तो बेसिकली हमने कहा था कि टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी हम लोग कॉर्पोरेट विल लिफ्ट करके देख सकते हैं कि उसके पीछे कौन लोग हैं। सेकंड देखना, इवेड टैक्स और सरकमवेंट टैक्स, इसमें तो अभी हमने डिस्कस किया, दिनशा माली जी पतित। ओके, नेक्स्ट था कंपनी फॉर्म, नहीं, सब्सिडरीज फॉर्म्ड एज एन एजेंट, मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन। क्या हो रहा था? उसको ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन ने बैन कर दिया था कि मैं आपको लाइसेंस नहीं दूंगा। तो भाई क्या करता? नया कंपनी बनाया और उससे अप्लाई किया। बोले हम येड़े दिख रहेगा तेरे को, मतलब तू सिर्फ नए कपड़े पहन के आ जाएगा तो हम तेरे को नया आदमी मान लेंगे। ऐसा नहीं है, हमको भी कॉमन सेंस है। द कंपनी सेम, कंपनी चलाने वाले सेम, एम्प्लॉय सेम, कस्टमर सेम, तेरे ट्रक भी सेम है, तो तू नया कहां से है? कुछ भी नया नहीं है। टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन, वर्कमैन वाला, हायर द बोनस, हायर विल बी द, हायर द प्रॉफिट, हायर विल बी द बोनस पेबल। इन्होंने क्या झोल किया था? कंपनी बनाई, शेयर्स उसमें ट्रांसफर कर दिए तो उसकी अदर इनकम भी ट्रांसफर हो गई थी, प्रॉफिट कम हो गया था, बोनस कम हो गया था। हमने कैसे सोल्यूशन लाया? दूसरी कंपनी को बोला कि तू सेपरेट कंपनी है ही नहीं, तेरा सेपरेट लीगल एंटिटी हम छीनते हैं, और उसकी इनकम कंपनी में मर्ज कर दी। अब असेट मर्ज हो गई, उसकी इनकम भी मर्ज हो गई, प्रॉफिट बढ़ गया और बोनस बढ़ गया। एंड उसके बाद था ये फॉर्मिंग डबल आया। एक्चुअली फ्रॉड और इम्प्रॉपर पर्पज है यहाँ पे, ठीक है? ये याद है कि आपको गिलफर्ड मोटर वर्सेस हॉर्ने वाला केस क्या था? उसमें कंपनी ओपन कर लेता, उसके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि हमारी कंपनी छोड़ के जाने के बाद तुम अपनी खुद की मोटर कंपनी मत बनाना, क्योंकि तुम हमसे कंपीट करोगे, फिर हमसे ही सीख के हमारी पेट पे लात मारोगे। तो बोलता नहीं नहीं, पक्का मां कसम मैं कैसा कोई काम नहीं करूंगा। थोड़े दिन बाद पता चला कि उसने एक कंपनी तो बनाई लेकिन खुद के नाम पे नहीं, वाइफ के नाम पे। बोलता मैं तो मेरी बीवी के अंडर, वो कंपनी के अंडर जॉब कर रहा हूं। और जब रियलिटी देखी तो उसकी बीवी को कुछ भी नहीं आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू मोटर बिजनेस, वो सिर्फ नाम है उसका, काम सारा ये कर रहा था। तो मतलब आपने कंपनी बनाई जस्ट टू अवॉइड दैट कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस एंड टू डू फ्रॉड और इम्प्रॉपर पर्पसेस है। तो हमने कहा कि कॉर्पोरेट विल लिफ्ट होगी। अब इसके ऊपर कितने टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, जरा हम लोग एक बार क्वेश्चन बैंक में से देखते हैं। या आप लोग के पास नहीं होगा क्वेश्चन बैंक, मेरे पास है, मैं आपको दिखाता हूं क्वेश्चन बैंक। बहुत सारे लोगों ने मेरे को एक्चुअली आपके ही बैच से मैसेज किया था, सिर्फ राइटिंग का इशू है और वो मेरे को सॉल्व करना था। आप लोग तब तक बुक और पेन निकाल लो क्योंकि अब अपने को लिखने का है मैडम।
अभी आप सिर्फ ये क्वेश्चन पढ़ के बताना ये क्वेश्चन कौन से टाइप में कैटेगराइज होगा. 5 persons are the only members of a private company. देखना, Flower Fan Limited. All of them go in a boat on a pleasure trip into an open sea. The boat capsizes and all of 5 of them die by drowning. ये सब अपने को एग्जाम में बता रहे लोग, परपेचुअल सक्सेशन पे. बट कौन से टाइप का क्वेश्चन है? इज इट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन और केस बेस्ड? केस बेस्ड में केस लॉ बेस्ड है या जनरल है? ये जनरल है, क्योंकि इसका ऐसा कोई केस लॉ नहीं बताया मैंने आपको, ये जनरल है. अब इसी के नीचे तीसरा वाला, यही क्वेश्चन पूछने का तीसरा तरीका देखो, ये दिख रहा है. What is meant by perpetual succession in relation to a company? How does the feature contribute to continuity of the company despite changes in membership? सेम क्वेश्चन, सेम कंसेप्ट, बट अब टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है? डायरेक्ट. दोनों ही केस में आंसर आपको एक तरह अलग बताना है, परपेचुअल सक्सेशन आपको बताना है. हाँ, अब देखो कॉर्पोरेट विल पे पहला क्वेश्चन, ठीक है. अब आप लोग मेरे को बताना कौन से टाइप का क्वेश्चन है. अभी लिखने का टेंशन नहीं, कौन से टाइप का है. बोलता है ए एन एसेसर हैड लार्ज इनकम इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट. In order to reduce his tax liability, he formed 4 private limited companies and transferred his investment to them in exchange for their shares. Income earned by the companies was taken back as a pretended loan. Can A be regarded as separate from the private limited company? Correct. एप्लीकेशन बेस्ड है, और एप्लीकेशन बेस्ड में भी केस लॉ बेस्ड है. क्या यहां पे दिनशा मांझी पतित का रेफरेंस देना पड़ेगा? मैंडेटरी है. आंसर में दिया हो नहीं दिया, आई डोंट, नहीं दिया भी है, नहीं सैलमन का उन्होंने एक्स्ट्रा में दिया है. अगर नहीं भी दिया है तो आपको देना है, मैंडेटरी है. करेक्ट, मैंडेटरी मतलब देना ही. अगर आपको आपके सजेस्टेड आंसर में नहीं भी होगा ना, जो भी बुक आप रेफर करोगे तो भी आपको देने का है. आप समझ लो ये बात, ये आपको देना ही देना है. ठीक है. अब ये जो आंसर इन्होंने लिखा है, ये पूरा ये जो सैलमन का केस यहां पे बताया है, मेरे हिसाब से ये ज्ञान देने की जरूरत. ये चलेगा बीकॉम में, अब ये चलेगा 11th-12th में. ये क्या बता रहे हैं? कॉर्पोरेट विल थ्योरी क्या होती है. क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में बोला है कैन ए बी रिगार्डेड एज सेपरेट फ्रॉम द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही फॉर्म. सीधी सीधी बात है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल पे क्वेश्चन है. क्वेश्चन कितने मार्क का होगा? मैक्स मान लो अगर मैं ये क्वेश्चन अभी के रेट में अगर आता है तो 2 मार्क का आएगा. अब आप 2 मार्क के लिए उसको सैलमन का पहले केस बताओगे क्या? फिर उसको समझाओगे कि वो उसकी बीवी, उसके 4 बच्चे और एक बेटी के साथ उसने कंपनी बनाया, ये सब कहानी बताओगे उसको? सर दिस इज शेयर स्टूपिडिटी. ये पूरा पैराग्राफ आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है. यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट योर आंसर विथ दिनशा मांझी पतित, बिकॉज दैट इज वॉट द क्वेश्चन इज. तो अभी यहां से आपका क्वेश्चन चालू होगा. आपको आंसर ऐसे लिखना है कि दिनशा मांझी पतित के केस में सेम हुआ था, और वहां पे जजेस ने कहा that corporate will can be lifted and all the income of the company will be clubbed in the hands of member. तो क्या होगा? सारी जो डिविडेंड इनकम है एक ही हो जाएगी और उसको टैक्स देना पड़ेगा. आंसर देखना, ए कैन नॉट बी रिगार्डेड एज सेपरेट फ्रॉम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी दैट ही हैज फॉर्म्ड. ये सिंपल है. अगेन पूरा क्वेश्चन पढ़ना भी नहीं पड़ेगा आपको, आधा ही क्वेश्चन पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा क्या हुआ है. अगेन सेम है. इस बार बस नाम बदल के कृष्णा डाल दिया, वेल्दी मैन, बट पूरा कहानी सेम है. वापस दिनशा मांझी पतित के ऊपर केस है. इस सेपरेट लीगल एंटिटी पे है. चलो क्वेश्चन पढ़ो. Dhruv was appointed as an employee in Sunmun Timber Private Limited on the condition that if he were to leave his employment, he will not solicit customers of the company. After some time, he was fired from the company. He set up his own business under proprietorship and undercut Sunmun Timber Private Limited's prices. On the legal advice from his legal consultant and to refrain from provisions of breach of contract, he formed a new company under the name 7 Star Timber Private Limited. In this company, his wife and a friend of Mr. Dhruv were the sole shareholders and directors. Guilford Motor versus Mr.
क्या मेरे को इसमें उसका रेफरेंस देना पड़ेगा? अब आप कहानी सुनते ही, और ये अभी देखो और एक पैराग्राफ है उसमें पूरा नीचे, तो आपको एग्जाम में ऐसे अलग अलग कहानियां बताई जाएगी और आपको बस उसको ना रीड बिटवीन द लाइन करना है कि तू कहना क्या चाह रहा है, मेरे को समझ में आ रहा है कि मेरे को क्या करने का है। तो यहां पर उसने बहुत सारी बातें करी होगी आगे, बट आंसर हम वही देंगे। देखिए यहां पर उसने गिलफर्ड मोटर को, और आंसर देखो कितना है, उसका क्वेश्चन देखो कितना है और आंसर देखो कितना है। इतना बड़ा क्वेश्चन का इतना सा है, छठा वर्ग का आंसर, उसमें भी एक फैक्ट ऑफ द केस है जो मैंडेटरी नहीं है। अब मैं केस लॉ कैसे लिखना वो भी बताऊंगा आपको। ओके, अगला वाला बताओ किसका है? ट्रांसपोर्ट कंपनी वांटेड टू ऑब्टेन लाइसेंस, मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन। इन 1982 लिखने की एग्जाम में जरूरत नहीं, इतना याद नहीं रख सकते आप। ठीक है, चलो अब मैंने आपको सारे कॉर्पोरेट विल के क्वेश्चंस बताए। एक कौन सा तो क्वेश्चन लिखना है, अब बताओ कौन सा लिखना है? नहीं लिखना पड़ेगा बेटा, लिखोगे नहीं तो कैसा होएगा? कौन सा लिखना है बताओ? गिलफर्ड मोटर वाला लिखना है या आपको दिनशा माझी पतित का लिखना है? तो बताओ। छोटा वाला दिनशा माझी पतित वाला लिखो, फिर ये वाला लिख के बताओ। ये जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस है ना, पहले तो आपके पास ब्लैक पेन होना चाहिए। हाँ, बिकॉज मतलब ट्राई मेक एन हैन हैबिट, बिकॉज सीए में सिर्फ ब्लैक बॉल पॉइंट पेन अलाउड है। मेन एग्जाम में सिर्फ ब्लैक बॉल पॉइंट पेन अलाउड है और कोई पेन अलाउड नहीं है, ठीक है ना। और मैंने नोटिस किया है कि बच्चे एकदम टाइम पे लास्ट में मेन एग्जाम में फिर नया ब्लैक बॉल पॉइंट पेन लेते हैं और फिर उससे उनकी हैंडराइटिंग सही से नहीं आती। तो अभी से जब प्रैक्टिस कर रहे हो आप सारे पेन के साथ एक्सपेरिमेंट कर लो एंड ट्राई एंड फाइंड आउट दैट बेस्ट जिसमें आपकी अच्छी हैंडराइटिंग आती हो। जेल पेन भी नहीं अलाउड है मैम, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन सिंपल। पेपर आपके स्कैन होते हैं। नहीं अभी तुरंत कर ले बेटा एडजस्ट, कोई बात नहीं, बता रहा हूं मैं फ्यूचर के लिए ना। अभी आपके पेपर स्कैन होते हैं, पता है ना आपको? आंसर पेपर फिजिकली नहीं हो रहे चेक, स्कैन होके चेक हो रहे हैं। सो ब्लैक पेन इंश्योर करता है कि आपकी जितने भी राइटिंग है वो क्लियरली उसमें आए, बिकॉज पेपर ब्लू रहेगा आपका और स्कैनिंग ब्लैक है, ठीक है। पेपर ब्लू इन द सेंस ये जो लाइंस होती है ना ये सब ब्लू होती है, जो रेड है ना ये सब ब्लू होगी। सो कोई भी जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है उसके 3 पार्ट्स होता है। सबसे पहला पार्ट होता है प्रोविजन, ठीक है। दूसरा पार्ट होता है एनालिसिस, अभी आप रुक जाओ एक मिनट, और तीसरा पार्ट होता है कंक्लूजन। आप में से कोई ऐसा है जिसका बहुत फास्ट राइटिंग है, मतलब जिसको बहुत फास्ट लिखते हैं बट विद गुड हैंड राइटिंग? वेरी गुड। और अरे क्या है ऐसे कुछ एक आधा भी नहीं क्या? ओके, तो मैडम सिर्फ आपके लिए बता रहा हूं, आप अभी एक्सपेरिमेंट करके देखना। अगर आप फास्ट लिख सकते हो विद गुड हैंड राइटिंग तो आप ऐसा कर सकते हो, प्रोविजंस, फिर फैक्ट्स ऑफ द केस, फिर एनालिसिस एंड देन कंक्लूजन। सर क्या फैक्ट ऑफ द केस लिखने के अलग मार्क्स है? नहीं, बट दिखने में आंसर बहुत प्रोफेशनल लगता है। प्रॉब्लम ये है मेरे को चाहिए मार्क्स, प्रोफेशनल आंसर नहीं, मेरे को क्या चाहिए? मार्क्स। मार्क्स किस पे है? एनालिसिस पे। मार्क्स किस पे? प्रोविजन पे। मार्क्स किस पे? कंक्लूजन पे। एंड दैट्स व्हाई ये जो उधर वाला है ना, ये आप आईसीआई को भी कई बार ये यूज करते देखोगे। वो तो कुछ भी यूज नहीं करते, डायरेक्ट पैराग्राफ में आंसर दे देते हैं, बट वो पैराग्राफ को अगर आप डिकोड करोगे, सबसे पहला पैराग्राफ में हमेशा प्रोविजन रहता है, सेकंड पैराग्राफ में एनालिसिस रहता है, लास्ट में वो कंक्लूड कर देता है। अब कुछ कुछ चीजें इसके बारे में ध्यान रखना, ये थोड़ा बुरा लगेगा सुन के तो हम पहले ही मैं सॉरी बोल देता हूं। एज क्लोज टू द बुक्स एज पॉसिबल। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है, मतलब मैं आपको रटने नहीं बोल रहा हूं, बट जितना ज्यादा बार आप लिखोगे लॉ उतनी ज्यादा आपकी लैंग्वेज सुधरेगी लिखने में, बोलने में नहीं। बोलने में हम वैसे गाली बकेंगे उसका कुछ नहीं हो सकता। लिखने में आपकी लैंग्वेज प्रोफेशनल होगी। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज नॉट अलाउड विल बिकम इट इज वॉइड, समझे?
और ये कैसे होगा? जब आप ज्यादा लिखोगे, ज्यादा अपने आप को करेक्ट करोगे, बार बार क्वेश्चंस गो थ्रू करोगे, बार बार प्रोविजंस गो थ्रू करोगे, और बाय द टाइम आप लोग का सिलेबस तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है, समझ लो ये तो सिर्फ ट्रेलर चल रहा है पूरा। मेन आपका कब से चालू होने वाला है लॉ? एनी आइडिया? हाँ 15 अप्रैल में। हाँ वही मैं बोला कि जैन कौन बोला, अभी क्या हो रहा है ये? अप्रैल में आपका बेसिकली स्टार्ट होने वाला है, और वहां एकदम बेसिक से हम जाएंगे। तो आप लोग बाय द टाइम आपकी एग्जाम के पास तक पहुंचोगे, आपको 3-3 बार आपका रिवीजन सहित हो गया रहेगा। ये जितने भी क्वेश्चंस, ये 1000 बार आप चीजें लिख चुके होंगे। सो थिंग्स विल बिकम वेरी इजी। अभी आपको जो ऐसा लग रहा है ना कि अरे ये बहुत ज्यादा हो रहा है सर, इतना कौन दिमाग में रखेगा, ये सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये लैंग्वेज आप जितना पॉसिबल रहे, बुक जिस बच्चे का ये जितना क्लोज है उसको ज्यादा मार्क्स मिलेगा। सिंपल लॉजिक है। लॉ में हर कोई, अभी कल पेपर हुआ इंटर का, मेरे को बच्चों को कॉल है, सर क्या इतना इजी क्वेश्चन सर, पूरा पास्ट पेपर में से है, मैंने आपका वो रिवीजन देखा उसमें से पूरा आ गया, और मैं बताऊं उस बच्चे के मार्क्स कितने आएंगे? 45, 50। क्यों? बिकॉज लॉ सब लिख के आ रहे हैं। तुम समझना लॉ की प्रॉब्लम क्या है। अभी आप इस क्लास में मैंने इतने केसेस बताए, एक भी बच्चा को कंफ्यूजन हुआ क्या कौन से केस पे होगा क्वेश्चन? नहीं हुआ। यानी आप सबको पता है आंसर क्या है, तो क्या सबको इक्वल मार्क्स आएंगे क्या? तो क्यों नहीं आ रहे फिर इक्वल मार्क्स? बिकॉज कोई एक बच्चा है जो बहुत प्रोफेशनली लिखेगा, और एक बच्चा है जो एकदम अपने रांटी लैंग्वेज में लिखेगा, तो उसको रांटी मार्क्स मिलेंगे। जो प्रोफेशनल लैंग्वेज में उसको प्रोफेशनल मार्क्स मिलेंगे। सिंपल लॉजिक है। सो ये यहां पर डिसाइड हो जाएगा। आप 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 या 80 से 90 के रेंज में जाओगे। 90 से 100 का रेंज में नहीं बोलता हूं यूजुअली लॉ में, बिकॉज वेरी रेयर। मतलब आप समझ लो कि सालों में कभी ऐसा 3, 4, 5 साल हो गया, उसमें कभी तो भी एक हाथ कोई बच्चा आता है जिसको लॉ में 90+ होता है, या 90 भी होते हैं, नहीं होते। और मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूं, ठीक है, इंक्लूडिंग AIRs के भी मार्क्स 60, 70, 80 रहते हैं इसमें। बट वो AIR इसलिए आ रहे हैं बिकॉज उन लोग अकाउंट्स में स्कोर कर रहे हैं, मैथ्स इको 100 on 100 स्कोर कर रहे हैं। यू नो ना, इको में 100 on 100 आना ही चाहिए। नहीं आ रहे मतलब आप नाम डुबा रहे हो। आना ही चाहिए, मतलब 100 on 100 ही चाहिए, 99 भी नहीं। और आते हैं, ऐसे नहीं कि 1-2 बच्चों को, हर अटेम्प्ट में मल्टीपल स्टूडेंट्स, ऐसे 50-100 बच्चे होंगे जिनको 100 on 100 आ रहे हैं। तो वेरी मच पॉसिबल। इकोनॉमिक्स और मैथ्स थोड़ा ट्रिकी, आई अंडरस्टैंड। आप में से कोई साइंस बैकग्राउंड है? सारे कॉमर्स वाले ना? अच्छा सॉरी, यस। नहीं, बट साइंस वाले भी करते हैं। साइंस वालों का मैथ्स स्कोरिंग अच्छा होता है, और कुछ लोग 11th करके फिर वापस भी आते हैं कॉमर्स में, इसलिए पूछा। बट जिन लोग का मैथ्स अच्छा होता है ना, वो अच्छा स्कोर कर लेते हैं ओवरऑल CA फाउंडेशन में, क्योंकि उनका मैथ्स का स्कोर भी अच्छा होता है। इकोनॉमिक्स में दे स्कोर गुड, लॉ बेचारे निकाल ही लेते हैं किसी ना किसी तरह, और अकाउंट्स उनको टफ जाता है। आप लोगों को आई थिंक अकाउंट्स टफ नहीं जाएगा, आपको अकाउंट्स इजी लगता होगा, बट आपको मैथ्स में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैथ्स अगर आपने डिकोड कर लिया तो फिर आपका ओवरऑल स्कोरिंग बढ़ेगा। लेकिन अगर आप मुझे पूछोगे कि सर क्या मैं CA फाउंडेशन पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, द फाइनल डिसाइडिंग सब्जेक्ट वुड बी लॉ। लॉ डिसाइड करेगा आप पास होंगे कि नहीं। तो इसीलिए मैं मतलब आपको कितना भी बुरा लग रहा होगा लाइफ में, इसको इज्जत देना पड़ेगा, नहीं तो ये ले लेगा जब रिजल्ट आएंगे तब, ठीक है। तो ये जितना क्लोज हो सकता है बुक से उतना। अब यहां पर बाकी लोगों के लिए एनालिसिस, ये थोड़ा ट्रिकी है फॉर दीज पीपल जो लोग डायरेक्ट एनालिसिस लिख रहे हो, थोड़ा ध्यान देना। आपको करना क्या है, आपको क्वेश्चन में जो कहानी बताई ना उन लोगों ने, उस कहानी को आपको प्रोविजन के साथ जोड़ना है। जैसे हमने अभी किया, वो बोल रहा था कि मिस्टर ए के पास वेल्दी इंडिविजुअल है क्या, उसको आपको उसके कहानी को दिनशा मांझी पतित के केस से जोड़ना है। हमारे केस में प्रोविजन की जगह केस है। कोई लॉ है क्या दिनशा मांझी पतित का? वो कॉर्पोरेट लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल है, तो केस है, तो आपको केस से जोड़ना है। और ये एक ही पैराग्राफ में होना है ऐसा जरूरी नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन द आंसर, बट आपको एक ही साथ मल्टीपल पैराग्राफ में प्रोविजन को फैक्ट ऑफ द केस से जोड़ना है। कि देखो सर लॉ क्या बोलता है, लॉ बोलता है कि प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए 2 लोग चाहिए, और आपके केस में देखो क्या हुआ, वो अमर अकेला है और बोलता है प्राइवेट कंपनी बनाऊंगा। तो ये नहीं पॉसिबल है, बराबर। ये जो लास्ट में आपने बोला ना ये नहीं पॉसिबल है, वो इधर नहीं बोलने का, वो किधर बोलेंगे हम? कॉन्क्लूजन में। कॉन्क्लूजन
बहुत ज्यादा ट्रिकी है, ये जरा ध्यान से देखना. इट शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल, एकदम टू द पॉइंट होना चाहिए. इट शुड आंसर एग्जैक्टली वॉट इज आस्क्ड. कैन फाइल अ केस, कैन नॉट फाइल द केस, हु विल विन, रिफंड होगा नहीं होगा, जेल जाओगे नहीं जाओगे. मेरे को ना एग्जैक्ट आंसर चाहिए. कोई भी घुमा, तुमको जितना घुमाना करना है ना ये इधर कर लो. एनालिसिस में तुमको जितना दिमाग चाटना है चाटो. कॉन्क्लूजन शुड बी वन लाइनर. मिस्टर अमर कैन नॉट फॉर्म अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अलोन. स्मॉल, टू द पॉइंट, डायरेक्ट, वन लाइनर विद एन अंडरलाइन. ठीक है. और बच्चे इसमें भूल जाते हैं, आपको क्वेश्चन क्या पूछा है ये देखो, आप क्या बताना चाहते हो नहीं, जो क्वेश्चन पूछा है ना उसका एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए. मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं, चलो थोड़ा लेट्स ट्राई एंड फाइंड आउट व्हाट इज द क्वेश्चन हियर. एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है, वो सारी कहानी छोड़ो, वो जानना क्या चाहता है आपसे, बस उसको ना आप देखना. इसका आंसर भी उसने क्या लिखा है, ए कैन नॉट बी रिगार्डेड एज. देख रहे हो ना कितना डायरेक्ट और एग्जैक्ट जो उसने सवाल पूछा उसका जवाब, कुछ भी घुमाया नहीं उसने. कितने भी केसेस आप ऊपर देख लो. और है क्या कोई केस लॉ वाला, ये 5 लोग जा रहे थे, ये सब है ना. लास्ट लाइन एक्सप्लेन. अच्छा ये वाले में क्या है, इसमें बोला आपका आपसे एक्सपेक्टेड ही एक्सप्लेनेशन है, कंक्लूजन वगैरह कुछ एक्सपेक्टेड नहीं है. बट कंक्लूजन वाले भी क्वेश्चन हम देखते हैं एक दो. हाँ ये कृष्णा वाले से क्या एक्सपेक्टेड था, डिसाइड फॉर व्हाट पर्पस द 3 कंपनीज वर एस्टैब्लिश्ड, वेदर द लीगल पर्सनैलिटी ऑफ ऑल 3 कंपनीज कैन बी डिसरिगार्डेड. आपका आंसर क्या होगा इस केस में, द लीगल पर्सनैलिटी ऑफ ऑल द 3 कंपनीज विल बी डिसरिगार्डेड. मेरे को एग्जैक्ट जो उसने पूछा उसका आंसर चाहिए, तो ये आपको मार्क्स मिलेंगे. यहां बच्चे गड़बड़ करते हैं, अपने मन से जनरलाइज आंसर लिखते हैं. वो मन से लिखने वाली बात एनालिसिस में हो गई. कंक्लूजन शुड एग्जैक्टली आंसर द क्वेश्चन आस्क्ड. क्लियर है. अब इसके लिए मैडम आपका नाम जोर से बोलना, रहने दो, बहुत डेंजर है आपके लिए. ये एज इट इज है. यहां पर थोड़ा आपको ध्यान देना है. यहां पे आपको सिर्फ ओनली स्टेट फैक्ट्स इन द क्वेश्चन. अब यहां पर पूरा क्वेश्चन लिखना नहीं है, तो आप ऐसा लिखो, ओनली स्टेट द फैक्ट्स विच आर रेलेवेंट टू द अबाउ प्रोविजन. अब वो ए ने इतनी सारी कंपनीज बनाई है ना, आप उसमें ना सिर्फ वही फैक्ट बताओ जो दिनशा से मैच करता है. फॉर एग्जाम्पल ही मेड मल्टीपल कंपनीज टू फॉर्म, जो भी एग्जैक्ट स्टेटमेंट लिखा होगा उसका इंटेंशन था कि अपने असेट्स को उस कंपनी में डाल देना है, बस इतना ही लिखो. उसको एक्सप्लेन मत करो कि वो गलत किया या सही किया, मत बताओ, सिर्फ क्या किया वो बताओ. गलत और सही आप यहां बताओगे. अब आप बोलोगे देखो सर हमने आपको प्रोविजन बता दी, क्या सही है क्या गलत है, हमने आपको ये बता दिया कि ये हौला क्या कर रहा है, अब मैं आपको बताता हूं ये सही कर रहा है कि गलत कर रहा है. तो यहां पर एनालिसिस करोगे कि सिंस बाय फॉर्मिंग मल्टीपल कंपनीज ही ट्राइड टू इवेड टैक्सेस and the formation of company was the legal charter of the company was used to evade tax, which is the valid reason for a court to lift corporate will. अभी भी कंक्लूजन नहीं देंगे that corporate will be lifted and all, वो कहाँ देंगे आप नेक्स्ट. इसमें यहां पर आप उसको एनालाइज करोगे, जो यहां किया ना अपने क्वेश्चन और प्रोविजन को मर्ज, वो आप यहां करेंगे. एंड फाइनली द कंक्लूजन विल बी सेम, स्मॉल, टू द पॉइंट एंड आंसर एग्जैक्टली व्हाट इज आस्क्ड. ठीक है. एक ही क्वेश्चन लिख के देखे, एटलीस्ट एक तो देखना बनता है, इतना हो गया तो यही वाला करें कृष्णा एंड एसेसर. आप ट्राई करिए चारों वाला, कोई दिक्कत नहीं. आपको ऐसा लिखना है ऐसे लिखे, मैं एनालिसिस, प्रोविजन, एनालिसिस और कंक्लूजन करने वाला हूं. ठीक है. Krishna, an assessor, was a wealthy man earning huge income by way of dividend interest. He formed 3 private companies and agreed with each to hold a block of investment as an agent. The dividend interest income received by the companies were handed back to Krishna as a pretended loan, and this way Krishna divided his income into 3 parts in a bid to reduce tax liability. Clearly लिखा हुआ है. Decide for what purpose the 3 companies were established. तो आप क्या बोलेंगे, what was the purpose? The purpose was to evade tax for Mr. Krishna. And whether the legal personality of all these 3 companies can be disregarded, तो yes, legal personality can be disregarded.
आइए पहले लिखेंगे प्रोविजंस। सो डायरेक्ट आंसर लिखना और डिफरेंस बिटवीन लिखने में तकलीफ नहीं होती बच्चों को, एप्लीकेशन बेस में होती है, ठीक है। अब आप यहाँ पे कुछ बच्चे यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, आप नेक्स्ट लाइन से भी कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन आपके ऊपर है, वो आपकी हैंडराइटिंग पे डिपेंड करता है। आपको ये छोड़ने की जरूरत नहीं है, एक लाइन वो मैं छोड़ रहा हूं, ठीक है। अरे मानिक जी की स्पेलिंग देखो रे भाई, क्या थी? NIK था क्या? अच्छा वापस बता दो। MANE, हाँ C नहीं था शायद, C था क्या भाई? देख ले, तो तुम पूरा नहीं बता रहे, पूरा तो भी बता देते थे। मानिक जी, मानिक कह रहे हो? अब क्योंकि यहाँ पर प्रोविजन नहीं, अगर प्रोविजन होता तो मेरे को पूरा प्रोविजन लिखना पड़ता, बट यहाँ पे केस है तो मेरे को केस थोड़ा सा बताना पड़ रहा है। यहाँ पे पैरा चेंज हो रहा है, यहाँ से पैरा चेंज हो रहा है, आप लोग के इसमें पता नहीं चलेगा आपको, इसलिए मैंने यहाँ पे बताया, यहाँ से पैरा चेंज हो रहा है।
मार्किंग पता है आपको क्या होता है स्टेप मार्किंग में? तो यूजुअली वो आपको अकाउंट्स वगैरह में बहुत सारी स्टेप्स इन्वॉल्व होती है, तो आपको उसमें समझ में आता है कि हाँ चल मैंने ये वर्किंग नोट बनाया तो मेरे को इसका मार्क्स मिलेगा। लॉ में भी स्टेप मार्किंग है, प्रोविजन के ऊपर मार्क्स है, एनालिसिस के ऊपर मार्क्स है और कंक्लूजन पे भी मार्क्स है। तो आपको क्या करना है, उसको वो स्टेप जहां जहां उसको मार्क्स देना है आपने उसको हाईलाइट कर दिया कि देख केस लॉ का मार्क्स दे दे चुपचाप, मैंने वहां पे एनालिसिस किया है, नीचे कंक्लूजन भी बराबर है, दोनों कंक्लूजन बराबर है, उसके भी मार्क्स दे दे। तो इस केस में ही विल नॉट फाइंड अ स्कोप टू डिडक्ट मार्क्स। ठीक है, बस आज मैं ज्यादा आपको नहीं परेशान करूंगा, सिर्फ एक आखिरी छोटी सी तकलीफ देना चाहता हूं और वो ये है, आपका हो गया ये वाला, आप बस एक ही क्वेश्चन मेरे को लिख के बताओ, अब इस बार आप लिखो, मैं नहीं। दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, चलिए ये वाला लिख के बताओगे, सिर्फ केस लॉ अलग है, बाकी सारी प्रोसेस पूरी सेम है। केस लॉ याद है आपको कौन सा है इसका? क्या आपको पूरा केस लॉ यहां पे एक्सप्लेन करना है? नहीं, सिर्फ रेफर करना है। ट्राई करो, इतना मतलब टेंशन मत लो, गलत लिखेंगे। देखो क्या है, मेरे को ना आप लोग का बस वो डर एक निकालना है, मैं मार्क्स नहीं देने वाला, करेक्ट, बट आपको अंदर से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि नहीं आई कैन राइट, आई एम प्रिपेयर्ड, और मैं थोड़ी और मेहनत करूंगा और मैं अच्छा स्कोर करूंगा। आप लोग की बैच से AR लाना है हमको, एंड आएंगे भी। आज भले आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं हो सकता या डिफिकल्ट है, बट आएंगे। हर चीज जब शुरू होती है ना तो ऐसी शक में होती है, डर से होती है, और डर जरूरी है, वो हमें मोटिवेटेड रखता है। क्वेश्चन आपके सामने, ऑल द बेस्ट।
में क्या लिखा आपने कि सॉरी इसमें गिलफर्ड मोटर और हॉर्ने वाला केस अप्लाइकेबल है, और उस केस में क्या हुआ था, मिस्टर हॉर्ने वॉज एम्प्लॉयड and it was a part of a contract that when he leaves he is not supposed to do competing business, but he started business with his wife, ठीक है, in the name of his wife which was in contravention. तो कोर्ट ने उसका कॉर्पोरेट विल लिफ्ट किया. बस इतना आपको प्रोविजन बताने का है. एनालिसिस में आप क्या बताएंगे, वो सेम कहानी यहां पर भी हो रही है पक्का. आप देखो ये आपको ना बेसिकली क्या करता है, ये लोग आपको बड़ा क्वेश्चन दिखा के डरा रहे हैं, बट क्वेश्चन सेम है. हो सकता है आपके एग्जाम में वो इसको और एक पैराग्राफ ऐड करके और बड़ी कहानी बताए, वो बताए उसकी जिंदगी में परिवार में कितने लोग हैं. मेरे को आपको कुछ करना है उससे. आज का ये जो राइटिंग है ना, दिस इज, मैं नहीं चाहता कि आप परफेक्ट आंसर लिखो, मैं चाहता हूं आप अपना पेन उठा के ना लिखना शुरू करो, बिकॉज द फाइट शुड स्टार्ट समवेयर. अभी आप अगर नहीं लिख रहे हैं या देख के लिख रहे हैं, अब नहीं लिख रहे तो प्रॉब्लम है. आप अगर मिलके भी झुंड में लिख रहे तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं. क्यों? बिकॉज एटलीस्ट यू गाइज आर अप्लाइंग योर ब्रेन एंड ट्राइंग. समझ रहे क्या? पहले दिन सचिन ने बैट पकड़ के सेंचुरी मारी होगी क्या, बट उसने कंसिस्टेंटली मेहनत किया ना. एक दिन की मेहनत में होगा क्या? आज के एक सेशन से व्हेन यू गो आउट, क्या आप परफेक्ट आंसर लिखने सीखोगे? नहीं लिख सकते, मैं भी नहीं लिख सकता, कोई नहीं लिख सकता. बट क्या एटलीस्ट हम एक कदम तो चालू करेंगे ना, स्टार्ट तो करेंगे. मैंने आप लोग को बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाया, बट थोड़ा सा पढ़ाया. उस थोड़े से में मैं आपको बस ये बताना चाहता हूं कि आपको लॉ में आप समझे क्या अभी व्हाट इज प्रॉब्लम. राइटिंग इज द इशू. सबको पता है कि वो गिलफर्ड मोटर का केस क्या था, सबको समझ गया कि ये कहानी सेम है. वर्स्ट पार्ट क्या है, जस्ट अभी अपन ने आंसर लिखा खुद, जस्ट अभी, और वही आंसर दोबारा लिखना है. इस बार सिर्फ मेरे को वो कृष्णा के जगह पे इसका नाम लिखना है. क्या है यहाँ पे, क्या नाम है इसका? हाँ, ध्रुव. मेरे को कृष्णा के जगह ध्रुव नाम लिखना था, बट स्टिल आप देख रहे हो देयर वाज अ प्रॉब्लम. मैं सिर्फ आपके सामने आज ये प्रॉब्लम लाना चाहता था कि राइटिंग इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट बॉल गेम. इट इज नॉट गोइंग टू कम ऑटोमेटिकली, इट इज नॉट गोइंग टू कम विदाउट ट्राइंग. जो आज से लिखना स्टार्ट करेगा उसी को आएगा. अब आप सोचो, कुछ बच्चे सीए फाउंडेशन एग्जाम से 3 महीने पहले क्लास लगाते हैं, वो 3 महीना 3.5 महीना क्लास करते हैं. डू यू थिंक उनको टाइम मिलता होगा राइटिंग प्रैक्टिस का? वाई? मतलब मैं स्वप्निल सर से बात कर रहा था, वो बोलते हैं कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एआईआर इन दिस बैच इज एक्सट्रीमली हाई कंपेयर टू हिज ओन बैच. क्यों? वाई? वो क्यों बोलते होंगे ऐसा खुद? आप लोग के पास सबसे महंगी कमोडिटी है टाइम. बिकॉज आप लोग टाइम पे नहीं कर रहे कि 1 महीना 2 महीना 3 महीना पहले आपने सिलेबस देखा है, आप अभी से कर रहे हो. बट अभी से करना पड़ेगा, सिर्फ फॉर्मेलिटी अगर करोगे तो नहीं होगा. ठीक है, आंसर्स का भी आपको फोटो चाहिए, आप ले लो, एंड एज एन होमवर्क ट्राई टू राइट इट वंस अगेन. और आप अगर पॉसिबल है तो मुझे व्हाट्सएप पे भेजना जरूर, बिना देखे लिखना, कितना भी गंदा रहे. शैम मतलब वही फेक. शैम मतलब बोलते ना वो बनावटी, तो यहां पे बनावटी है ना. कंपनी का जो फॉर्मेशन है वो फेक है, वो करने की जरूरत भी नहीं थी उनको, कॉन्ट्रैक्ट से बचने के लिए उसने किया. तो शैम और क्लोक मतलब झूठ, फरेब. चलो, क्लोक मतलब वो आप कपड़ा वो डाल देते ना ऐसे, हैरी पॉटर वाला अदृश्य जोगा. तो यहां पर आपने क्या किया, आपने कंपनी का जोगा डाल के अदृश्य ही हुए ना आप मेरे सामने. है वो ध्रुव भी, बट वो क्या शानापंती कर रहा है, वो कंपनी का जोगा डाल के घूम रहा है. अब जो देख रहा है उसको लग रहा है तो कंपनी है कंपनी है कंपनी, लेकिन कंपनी के अंदर है कौन? ध्रुव है. मतलब ही इज ब्रेकिंग द लॉ एंड ही इज यूजिंग लॉ टू ब्रेक लॉ. नहीं तो गजब है भाई, लॉ का इस्तेमाल करके लॉ तोड़ रहे हो, तो हम अलाउ नहीं करेंगे. ठीक है, आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी मेरी, मैं बीच बीच में आता रहूंगा आप लोग को परेशान करने के लिए, लेकिन मेजरली हमारा मेन क्लास स्टार्ट होगा. आपने लिया क्या इसका स्क्रीनशॉट लिया था?
अरे वही वही फोटो फोटो। अगर आपको चाहिए तो ये जो टाइप्स ऑफ कंपनीज तक के क्वेश्चंस हैं मैं आपको सेंड कर सकता हूं, अगर आपको इंटरेस्ट है। करोगे ट्राई? ठीक है। और अगर आपको राइटिंग प्रैक्टिस सेशंस चाहिए तो मुझे बताओ, हम लोग आएंगे। मेरा बस इतना कहना है, डरो मत इससे, ठीक है? यू हैव टू स्टार्ट फाइटिंग वन वे और अनदर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, पेशेंस। किसी का हुआ था आंसर लिखना? हुआ था? बताओ, शो मी। कौन सा वाला किया? प्रोविजन? अच्छा, नाइस हैंडराइटिंग। डबल अंडरलाइन नहीं करना बेटा, बस वन सिंगल अंडरलाइन। वो टेंटामाउंट टू चीटिंग में जाता। अभी ये आपका जनरलाइज हो गया। अभी आपने लिखा ना कि कंपनी फॉर्म सिमिलर टू प्रीवियस वन, तो कंपनी एंगेज इन कंपीटिंग बिजनेस। तो आप देख रहे हो मीनिंग सेम है, आप भी वही कहना चाहते हो, मैं भी वही कहना चाहता हूं, बट द चॉइस ऑफ वर्ड्स दे मैटर। एनालिसिस बहुत अच्छा लिखा आपने। वेरी गुड, बहुत अच्छा फर्स्ट ट्राई, अमेजिंग। कोई और किसी ने लिखा था भाई इधर से गलती से? नहीं भाई, देखो मैं तुमको बता रहा हूं, सोसाइटी में सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन लड़कों से होती है भाई। मतलब आप आज भाग सकते हो, कल भाग सकते हो, हमेशा नहीं भाग पाओगे। माँ बाप को भी है, सबको है। लड़कियों का अलग चैलेंज है, उनको बहुत सारी चीजों से ऑलरेडी फाइट करना है, उसके अलावा ये एक एडिशनल फाइट उन्होंने उठाया है। और तुम लोग अपने लाइफ में नए नए फाइट्स ढूंढ रहे हो और वो फाइट इग्नोर कर रहे हो जो तुमसे एक्सपेक्टेड है, ठीक है? मैं तुम्हारी जगह होता, क्या मैंने आंसर लिखा होता? शायद नहीं। एकदम प्रैक्टिकल है। अगर मैं सच में आपकी जगह होता, मैं शायद नहीं लिखा होता, बट तब मैं गलत कर रहा होता। आज मुझे ये रियलाइजेशन है, शायद कल आपको ये रियलाइजेशन आए। वो आने से पहले इफ यू कैन बी बेटर देन मी, आई वुड बी मोर देन हैप्पी। तो ट्राई टू टेक फर्स्ट स्टेप, है ना? कितना भी कैसा भी हो, छोटा सा हो, और कीप सेंडिंग मी आंसर्स इफ यू आर राइटिंग। जो लिखेगा वो डेफिनेटली पास होगा। देयर इज ओनली वन वे टू गो टू दैट 20%। यू हैव टू कीप ऑन राइटिंग डेली, ठीक है? थैंक यू सो मच, बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय। थैंक यू फॉर योर टाइम गाइज। अच्छा लिखा आपने, जेन्युइनली। फर्स्ट टाइम आपने पहले लिखा है क्या? ट्राई किया है? फर्स्ट टाइम लिखा? नाइस। बहुत डिफिकल्ट था, मतलब मेंटल ब्लॉक है।